सीखना यार बली चलना खोर पली चनोयम दाग चली वलो माशोक म्याने। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और हम नारी शक्ति की बात कर रहे थे। जी हाँ, हमारी नारी शक्ति आज की कश्मीर की सरपंच लदू पामपोर पुलवामा से जो शक्ति है उनका नाम है बबीता भट्ट जी। वो हमारे साथ में है। शंकराचार्य महादेव के मंदिर के दर्शन करते हुए आए हैं और इनकी सर्जरी हुई थी तब भी ये मंदिर गई और इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार बबीता जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने भी बहुत स्ट्रगल किया मुझ तक पहुंचने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि आप जैसी शख्सियत मेरे साथ है और सामने है। कभी मैं टीवी में देखा करती थी और मैं कभी सोचती थी कि कभी ऐसा भी होगा कि मैम से कभी मुलाकात होगी। तो आज मेरी भी मुराद पूरी हुई, आप ही की नहीं हुई, मेरी भी हुई। हर हर महादेव। ऊपर शंकराचार्य का मंदिर है और हमारे साथ में है बबीता जी। इनसे हम जानेंगे जो अमन की लहर की हम बात कर रहे हैं। अमन यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम डल के इसमें हैं, शिकारा में है और अमन तो आपको दिख ही रहा है। हम जानेंगे इनकी जो सोशल वर्क लाइफ जो शुरुआत हुई और यहाँ तक ये पहुंची है, ये सफर की शुरुआत कैसे हुई और अब तक की क्या डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की बात करें और फ्रीडम और ये जो आज हम खुले आम घूम रहे हैं इसकी आप बात करें तो वो भी टाइम था जिस वक्त हमने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था 2018 में। तो मतलब छोटा सा पर्दा खुलता था, उसके खिड़की में से ऐसे देखते थे हम, छोटी सी उसमें लाइट ऑफ करके कि बाहर है तो नहीं कोई। इतना डर था उस टाइम, डर का बहुत माहौल था। और जब मैं सरपंच बनी हूँ ये दिसंबर 8 तारीख को मेरा रिजल्ट आया था 18 में, तो मतलब मैंने वो खुशी भी किसी से बांटी नहीं, क्योंकि परिवार में बहुत तनाव हुआ। उन्होंने समझा कि ये क्यों मरेगी वहां पे, इसने क्यों, मगर मैंने जज्बा रखा। मगर मेरे जज्बे के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, क्योंकि वो बीएसएफ में थे। उन्होंने मेरा काफी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे हारने नहीं दिया कि आपकी अगर इच्छा है आप करो, मैं आपके पीछे हूँ। तो उस वजह से आज मैं, और उस मुकाबले आज तो काफी फ्रीडम है, बहुत अच्छा लगता है आज इतना खुले में चलना, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। टूरिज्म इतना अच्छे से आ रहा है, माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है। मैं तो और भी रिक्वेस्ट करती हूँ बाहर के अपने जो जितने भी हमारे बाहर के टूरिज्म के हैं कि आप कश्मीर आइए, हर एक कोने में घूमिए, कोई खतरा नहीं, कोई खौफ नहीं है, पिछला टाइम चला गया है। हम बात कर रहे हैं बबीता जी के साथ जो कि एक कश्मीरी पंडित हैं। वो अपने लोगों में यहाँ पर एज अ नारी, एज अ लेडी बिल्कुल काम कर रही हैं। देखिए, मुश्किलात तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा मुश्किलातें आई, क्योंकि जिस वक्त हमारी जब वो गवर्नमेंट रूल निकलता था कि सरपंचों को अपने पंचायत में जाना है, वहाँ पे ग्राम सभा करनी है, जब हम पंचायत में जाते थे तो वहाँ कोई लोग हमारे सामने आने के लिए तैयार नहीं होते थे एज अ हिंदू कम्युनिटी, कि क्या अब हम हिंदू के पीछे झुकेंगे, क्या अब हम इनके पीछे आके काम करेंगे, अब पिछले सरपंचों ने क्या किया, अब ये क्या कर लेगी। वो चीज़ें मेरे मन में थी, दिमाग में था। और मेरे फादर साहब थे जो कश्मीर में रहते थे, काफ़ी लोगों का सपोर्ट करते थे वो यहाँ पे, मतलब लोग काफ़ी मानते थे, मेरे पापा बड़े नामदार इंसान थे। तो मैं उनके लिए इस सरपंची में उतरी। मैंने कहा मैं अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, तो क्योंकि उनका नाम जिंदा रहे। अच्छा, उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बोलने दो जिसको जो बोलना है, बट मैं अपना ऐसा काम करूंगी जिससे लोग मेरे साथ रहेंगे। और मैंने ऐसे ऐसे काम किए अपने गांव में, ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो उनके कंसेप्ट में नहीं था। तो आज तो लोग मेरे, मतलब मैं जहाँ खड़ी रहती हूँ वहाँ कम से कम 100 बंदा खड़ा रह जाता है, 150 लोग वहीं पे आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने कम्युनिटी नहीं देखी। मैंने ये नहीं सोचा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, मैं उसका काम करूं, मैं इनका नहीं करूं, नहीं। सबसे पहले मैंने उन मरगुजारों को मैंने डेवलप किया, उनकी चारदीवारियां की, उनके गेट लगवाए, लाइटें लगवाई। और उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी के लिए किया कि हमारा एक शमशान घाट था गांव में, तो जाके फिर मैंने वो शमशान घाट बनाया, बेहतरीन बनाया। और जिन ठेकेदारों ने, मैं उनको सल्यूट करती हूँ।
उन्होंने वो दिवरी कैनी जो होती है, जो जी। जिसका रेट इस वक्त हाई है, 1600 का एक पत्थर है, और वो उस पत्थर की नींव से बेड बनाया उसका शमशान घाट का, जबकि उनके पास इतना अमाउंट मैंने दिया नहीं था, उन्होंने अपनी जेब से लगाया। तो आप कह रही हैं कि जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पर ज्यादातर और हिंदू कम्युनिटी, दोनों के जो ग्रेवयार्ड्स हैं, शुरुआत आपने वहां से की कि जहां तक इंसान का सफर खत्म होता है, आखिरी सफर होता है, वहां से शुरुआत आपने की और इतना अच्छा बढ़िया काम किया और आपको लोगों का साथ भी मिला। फिर बाद में पहले तो उन्होंने कहा कि ये अब कश्मीरी पंडित लेडी है तो हम इसका क्या मानेंगे, अब ये क्या चेंजेस ला सकती है। तो पहली चेंज आपने वही की कि जो इंसान का अंतिम सफर जो है वहां से आपने शुरुआत की। क्योंकि देखिए, जब 90 में यहाँ पे हालात खराब थे, जब लोगों में भगदड़ मचती थी, लोग भागते थे, उनके घर खुले रह जाते थे, उनके मवेशी खुले रह जाते थे, उनकी गायें होती थी जो दूध देने वाली होती थी, तो मेरे फादर साहब क्या करते थे, हमने उन्हीं से सीखा। वो क्या करते थे कि वो दूध निकाल के उनके कमरों में रख देते थे, मुर्गियां बंद कर देते थे, मवेशी बंद करने, उनके दरवाजे बंद करने, लॉक करके 10 बजे रात को उस हालात खराब में अपने घर पहुंचते थे वो। और मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम यहीं पे पढ़ते थे। मैं 98 मतलब लास्ट 97 में यहाँ से निकली हूँ, 98 में मेरी शादी थी। तो उस टाइम तक हम, जब तक पापा नहीं आते थे तब तक हम ऐसे बैठे रहते थे कोने में, डर के मारे, पता नहीं क्या होगा, पापा कहाँ गए। और आज वो टाइम है कि आज जो भी बंदा मुझे देखता है तब वो कहता है कि महल ऐसी जन्नत, तूने ऐसा काम किया, चाइनीज महल ऐसी जन्नत। तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और एजुकेशन को भी मैंने पीछे नहीं रखा, स्पोर्ट्स के लिए मैंने काम किया, स्कूलों में मैंने मतलब दीवारें डली हुई थी, दीवारों का काम करवाया, ग्राउंड बनाए, उनके शेड्स बनाए, ये क्या कहते हैं इनको, जो कोल्ड स्टोर होता है, कोल्ड स्टोर 2-3 बनवाए। और हमारे वहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम वस्त्रवान है, उस वस्त्रवान में मैंने जंगलात वालों के थ्रू, क्योंकि जंगलात भी मेरे अंडर आता है, जंगलात के थ्रू मैंने टूरिज्म का एक बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट बनाया वहाँ पे। क्या नाम है उसका? वस्त्रवान। वस्त्रवन, जी हाँ, बहुत सारी किताबों में जिक्र है, शायरी में जिक्र है। वस्त्रवानी यानी कि डेंस फॉरेस्ट है और इन्होंने वहां पर एक टूरिज्म का स्पॉट बनवाया। तो अभी यानी कि ये सबसे बड़ी चीज है कि जो डेवलप की है आपने एजुकेशन में, बच्चों के स्कूल्स में दीवारें बनाई हैं। तो आपको आर्टिकल 370 होने के बाद कैसा लग रहा है, क्या क्या चेंजेस आई उसके बाद, क्योंकि 1 साल पूरा बंद रहा, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आई? बहुत अच्छा माहौल है, हरियाली हर जगह है, हर तरफ जिस तरह हरियाली है इसी तरह लोगों में खुशी है। एज अ कश्मीरी पंडित आपको एक्सेप्ट किया है यहाँ के लोगों ने, और क्या कहाँ तक साथ मिल रहा है आपको? नहीं, एक्सेप्ट तो जब देखो ना, जब एक्सेप्ट किया तभी तो मैंने 3 इलेक्शन लड़े यहाँ पे। अगर एक्सेप्ट नहीं किया होता तो मैं तो एक दिन भी यहाँ नहीं रह सकती ना। तो चलो, बीच में जो मन मुटाव पहले पहले हुआ उसमें थोड़ा सा रहा, मेरे मन में बड़ा रहा। मैं उनके सामने तो कुछ नहीं, घर में आके छुप छुप के रोती थी। मतलब मैं कहती थी कोई देखे ना मुझे रोए हुए भी, क्योंकि मुझे कहेंगे क्यों तो इसमें क्यों कूदी, किस लिए गई। मगर कुछ ऐसा जज्बा था मेरे में कि नहीं, मैं भी कुछ करूँगा जिसमें मेरे भी खानदान का नाम रोशन हो। बट अभी ऐसा कुछ मैंने किया नहीं। तो अब चलो, प्राउड तो सबको है। आज मतलब मेरी मम्मा मेरे से 6 महीने उन्होंने बात नहीं की, और आज जब मैं घर जाती हूँ और मम्मी पहले तकिया ऊपर रखती है, कहती नहीं तू यहाँ बैठ मेरे साथ, मेरे सामने मम्मी बैठती, मुझे तकिया देती है पीछे, तब भी बड़ा प्राउड होता है कि नहीं। तो चलो, अगर भगवान ने चाहा तो और भी अच्छा करूं कुछ मैं, जिससे अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन हो। आपने अपने हिंदुस्तान के लिए इतना नेक काम, औरतों के लिए एक मिसाल कायम की, अपने हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज। मैं तो बस अपनी बहनों से यही मैसेज देना चाहती हूँ उनको कि ब्रेव बने। वो पहला जमाना खत्म हो गया, जो औरतें छुप छुप के रोती थी, मार खाती थी, काम नहीं करने देते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे। मैं उनको कहती हूँ सामने आओ। आज हमारे मोदी जी ने ऐसी ऐसी स्कीमें हमारी बहनों के लिए लॉन्च की हुई हैं कि अगर वो काम करना चाहें तो वो औरतों आदमियों से तो 100 गुना ऊपर रहेंगी, 100। मगर है भी, देखो, मन की बात में हर वक्त हमारे मोदी जी औरतों का जिक्र करते हैं। किस बहन ने बम्बू का घर कहाँ बनाया, कहाँ दूध की फैक्ट्री बारामूला में बनी, वो भी एक लेडी, ग्रेजुएट लेडी है जिसने वो किया। अच्छा, ऐसे ऐसे कई काम हैं
तो हम भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा कुछ करें कि मन की बात में मोदी जी हमारा भी नाम ले। वो फीलिंग तो हमें भी आती है। पुलवामा का जिक्र होता है तो पुलवामा में इतनी डेवलपमेंट होती है, हो रही है, और एक नारी शक्ति है पुलवामा के लिए एक मैसेज सारी वर्ल्ड के लिए। देखिए, पुलवामा का नाम तो मतलब मैं तो कहूँ कि बदनाम हो चुका है। जी अब उस दाग को धुलने के लिए हम लोग खड़े हैं, क्योंकि आज हम प्राउडली अपने पुलवामा में जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जब पुलवामा का नाम कोई भी लेता है, जैसे मैं बाहर जाती हूँ, कहीं पूछते हैं मैडम आप कहाँ से, मैं कहती हूँ पुलवामा से, मतलब वो फोटो खींचना शुरू कर देते हैं हमारे साथ कि जैसे हम कोई सेलिब्रिटी होते हैं। क्यों? पुलवामा का नाम कुछ ऐसे तरीके से बदनाम हुआ कि अब वो दाग तो धुलना चाहिए, जी है ना। इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देती हूँ कि हमारा पुलवामा खराब नहीं है, हमारा पुलवामा बहुत अच्छा है, और जो भी हीरा इस वक्त खिल रहा है वो हमारे पुलवामा में खिल रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं बबीता जी से, और हम भी जानकारी रखते हैं कि पुलवामा जो एक यहाँ कश्मीर का एक ऐसा शहर है जहाँ की दूध की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। दूसरा जितने भी हमारे शायर हैं, रसूल मीर साहब हैं या वहाब खार साहब हैं, हमारी लाल देद हैं, वो सारी पुलवामा से हैं, और इतनी रौनक है पुलवामा की। हब्बा खातून, लाल देद, फिर हमारे लस भाई थे, सचकाल साहब, सचकाल साहब, और सबसे ज्यादा तो हमारी ज्वाला माता, जी जी जी, है ना। जी वो तो सबसे बढ़कर है, हमारे ताज हैं वो। जी, वो भी तो पुलवामा में ही है, जी, जी। है ना। तो उसके बाद हमारा वो शेख मिलादुद्दीन का आप जो बड़ा स्थान है, स्थान है। और उन्होंने लड्डू के लिए कितना कुछ किया। लास्ट में उन्होंने अपनी मिट्टी कहाँ ली जाके, इधर क्या कहते हैं उसको जी, इधर, सॉरी, गुलमर्ग वाली साइड, बाबा ऋषि में जाके। और देखिए आपकी बाबा ऋषि कितना फला फूला है अभी, क्योंकि उसमें वहां उनकी कब्र है। जी जी जी, वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, वहां के लोगों में कितना इस्लाक है, वहां के वहां की मिट्टी में ही जैसे ऐसी खुशबू, ऐसी शांति है कि मन शांत हो जाता है। कितना भी परेशान हो ना इंसान, वहां चला जाए तो मन शांत हो जाता है। देखना यार बली चलना खोर पली, चनोयम दाग चली वलो माशोक म्याने, कतू छुक नुंद बाने वलो माशोक म्याने, गोलाबन माल करियो शराबन प्याल भरियो, गोलाबन माल करियो शराबन प्याल भरियो, चकलना पगा मरियो वलो माशोक म्याने, कटू छुक नंद बाने वलो माशोक म्याने। क्योंकि उनकी सर्जरी हुई थी, और हम जारी करेंगे फिर से उनसे बातचीत। जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। हम एक बार फिर से मिल रहे हैं हमारे घर पे। तो वुमेन्स की बात कर रहे हैं, वुमेन्स पे, उन पे मेरा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि पढ़ी लिखी लेडीज़ें इस वक्त बेरोज़गार हैं। तो हमारी गवर्नमेंट का तो यही एक मिशन है कि भाई अपना बिजनेस करो। बिजनेस के माध्यम से मैं ये कहती हूँ कि अभी जो इन्होंने ये वुमेन कोऑपरेटिव की तरफ से एक बैंक का भी आयोजन कर रहे हैं। तो मेरी एक गुजारिश है अमित शाह जी से, होम से, कि जो कोऑपरेटिव बैंक, वुमेन कोऑपरेटिव बैंक, ये इन्होंने क्लोज कर दिया था जम्मू कश्मीर में। तो इसके लिए मैं उनका हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी उनको कि ये बैंक का दोबारा से इनॉग्रेट कर दें, जिससे हमारी जो महिलाएं हैं सक्षम हो जाएंगी। किसी के पास 10 रुपए भी होंगे, वो अपना वहां पे जमा कर सकती हैं, उस पर इंटरेस्ट भी उनको अच्छा खासा मिल जाता है, और जो उनका इंटरेस्ट रहेगा उससे वो अपना काम खोल सकती हैं। कहीं कश्मीर में ज़्यादा कढ़ाई का काम है, आरी का काम है, सिलाई का, कपटिंग का काम है, तो कहीं ना कहीं औरतें सक्षम हो जाएंगी। जब हमारी बहनें सक्षम होंगी तो हमारा हिंदुस्तान सक्षम है।
यही तो हमारे मोदी जी का भी यही नारा है, नारी शक्ति, नारी सक्षम। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लेडीज़ पे दे रही हूँ। अभी भी मैंने रिसेंटली अभी 2 सेंटर मैंने इनॉग्रेट करवाए अपने गाँव में। एक डिस्ट्रिक्ट में करवाया, एक अपने गाँव में करवाया। तो सिलाई सेंटर, तो जो उनका क्या रहता है कि 6 महीने का कोर्स रहता है। 6 महीने वो सिलाई सीखेंगी, उसके बाद में 6 महीने बाद उनको उनका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद फिर उनको ये दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दी जाएगी, और उस सर्टिफिकेट पे पर लेडी 25 लेडीज़ रहती हैं उसमें, उस ट्रेनिंग में। तो उसमें उनको फिर अच्छा खासा लोन मिलेगा। उस लोन से वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। सिलाई का करें या रेडीमेड गारमेंट्स का काम करें या कोई भी अपना बिज़नेस वो उस पे खोल सकती हैं। तो हो गई ना नारी सक्षम। जी मैम। डेवलपमेंट में मैंने रोड्स, लिंक रोड्स, ट्रांसफार्मर, पीएचई, फिर ग्रेवयार्ड, लाइट्स, प्लेग्राउंड। एजुकेशन का डेवलपमेंट ये हुआ कि देखो, स्कूल काफ़ी वीरान पड़े हुए थे, क्योंकि मुहिम के दौरान स्कूलों को जलाया गया था। बच्चे सफ़र कर रहे थे, वॉशरूम नहीं थे, ग्राउंड नहीं थे। तो उन चीज़ों में क्या है कि काफ़ी सुधार हुआ। मतलब चारदीवारियाँ हो गई, गेट लग गए, बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कोई डर का माहौल नहीं है, खौफ नहीं है। इस वक़्त जम्मू से हमारी कश्मीरी पंडित टीचरें आई हुई हैं, वो पढ़ा रही हैं बच्चों को। तो कम से कम जो यहाँ के बच्चे थे, इनको हमारा जो हम कश्मीरी पंडितों का इनको पता नहीं था बच्चों को कि ये कौन है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद, मतलब बाद हम लोग यहाँ रिटर्न वापस आए हैं। तो जब बच्चों ने देखा कि दूसरी कम्युनिटी कहाँ से आई, कैसे, कौन है, क्या है, अब क्या है कि यहाँ के लोगों में वो माहौल आ गया, प्यार का माहौल आ गया। अब इनको अच्छा लगता है कि आप नहीं जाओ यहाँ से, आप यहीं रुको। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि वुमेन जो है, मुस्लिम वुमेन जो है यहाँ की, ख़ास तौर पर वही हैं, अनएजुकेटेड हैं, जो आपके साथ काम कर रही हैं, उनके राइट्स के लिए आप क्या अवेयर कैसे कराती हैं उनके वुमेन राइट्स के लिए, जो यहाँ के हैं कश्मीरी मुस्लिम वुमेन के लिए? देखिए, जो हमारी स्कीमें हैं ना गवर्नमेंट की, 16 स्कीमें हैं जो वुमेन्स के लिए हैं। कहीं ना कहीं कितना भी अनपढ़ हो, अगर उसको बताया जाए कि पैसा कमाने का जरिया ऐसे है, तो मुझे लगता है कि उतना भी अनपढ़ आजकल कोई नहीं है जो यही नहीं समझेगा कि नहीं, ये काम मुझे करना है और इस काम से मुझे ये बेनिफिट होगा। मैं बात कर रही हूँ वुमेन्स के हुकूक की, जी। जो है औरतों के जो हुकूक होते हैं। यहाँ पर आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर औरतें नहीं अपने हुकूकों को जानती हैं आफ्टर आर्टिकल 370। तो आप उनको कैसे उसको मतलब समझाती हैं, या इस तरह के वर्कशॉप चलाती हैं कि आपका ये हक है जो जायदाद को लेकर है, मतलब और भी उनकी जो प्रॉब्लम्स को लेकर है, वुमेन प्रॉब्लम्स? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि वो चीज़ें अभी भी है यहाँ पे। ज़्यादा तो ये है कि जैसे किसी लड़की का हस्बैंड, शौहर डेथ कर जाता है, उसके बच्चे होते हैं, तो ये ससुराल वाले यहाँ के, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के, जी। उनकी बात कर रही हूँ मैं, बच्चों के समेत इसको विधवा को निकाल देते हैं, इसको मायके में निकाल देते हैं, इसको कोई हक नहीं रखते हैं ये ससुराल में। ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं कि इन लेडीज़ों को इनका हक क्यों नहीं दिया जाता है? देखो, तलाक कर देते हैं, बस उसको वही जो उसको मायके वालों ने या जो उसको उस वक़्त उसको मोहरे रखी होती है वो दे के विदा कर देते हैं। कहीं तो देते हैं, कहीं तो पुलिस चढ़ा के उनको घसीट के निकालते हैं घर से, वो भी देखा है मैंने। मगर सबसे ज़्यादा गंदी बात मुझे ये लगती है कि जो ये शौहर डेथ कर जाए, बाद में बच्चों के समेत उनको मायके निकालना, ये बहुत गलत चीज़ है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि अगर हम हिंदू हैं, हमें पता है कि नहीं, हमारा हक ससुराल में ही है, हमारे बच्चे का हक ससुराल में है, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए मैम कि कुछ टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसकी औलाद नहीं है, वो 2 बहनें, दोनों की औलाद नहीं है। बट ये जो है, इनके हस्बैंड भी थोड़ा तेज़ मिजाज के हैं, तो इनका कहना यही है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मिसेस को कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि मेरे भाई अमीर हैं, बड़े हैं, ये है वो है, वो इसको कुछ नहीं देंगे। तो मैंने इतना समझाया उनको कि अवेयरनेस दी उनको बड़े प्यार से। मतलब वो काफ़ी तेज मिजाज के हैं, और उनकी तेज मिजाजी के हिसाब से मैंने अपने प्यार से ऐसे मोटिवेट किया उनको कि जब तक आप इसके नाम कोई 2 कनाल 3 कनाल का प्लाट नहीं करोगे, तब तक मेरे पास मत आना। उसके बाद में आपका काम जो भी होगा मैं करूंगी, जो मेरे हाथ में होगा मैं करूंगी। मगर कुछ अभी भी गांव में ऐसे हैं, पिछड़े हुए गांव काफी हैं, जहां लोग समझने के लिए तैयार नहीं। मगर हम भी कम नहीं है, हम भी प्यार बांटने के लिए निकले हैं। हम तो अपने प्यार से उनको मोटिवेट करेंगे ही, समझाएंगे, अवेयर करेंगे उनको। मगर मुश्किलातें तो काफी हैं, मगर चलो, जहां तक हमारा हाथ चलेगा तो हम उन मुश्किलातों का हल करेंगे जरूर। ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि वुमेन्स राइट के लिए बबीता जी लड़ रही हैं और हम ये चाहते हैं कि उनको अपने इस मिशन में कामयाबी मिले और कामयाबी कई हद तक मिल चुकी है।